नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेज लेगाना से। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकेश। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व व संगठन। हाँ जी दोस्तों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने जो विश्व है उस विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण कैसा है, इसका वितरण का अर्थ पढ़ेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, इसका घनत्व क्या है, घनत्व का अर्थ क्या होता है, घनत्व किस प्रकार है। उसके बाद में संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से बसी हुई है ना। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। इसका पहला नाम आता है वितरण। हाँ जी, क्या आता है? वितरण। और दूसरा नाम आता है घनत्व और तीसरा आता है, जी हाँ, यहाँ संगठन है। वितरण नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। संगठन है, क्या है? संगठन है। ठीक है, वितरण ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम सारी चीजें हैं वो बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वितरण का अर्थ क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, जैसे हम टॉप 10 देशों की बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में या जनसंख्या में सबसे 10 मुख्य देश कौन कौन से आते हैं उनके हम चर्चा करेंगे, उसको मैप के ऊपर देंगे कि किस प्रकार से वो बसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से घनत्व का अर्थ पढ़ेंगे, घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में महाद्वीपों का घनत्व देखेंगे। आगे बात समझ में। इसका अगला अपन रहेगा संगठन। ठीक है, संगठन का अर्थ देखेंगे, वृद्धि दर और जन्म दर। ठीक है, और इसके साथ में हम देखेंगे मृत्यु दर भी। क्या देखेंगे हम? मृत्यु दर। हाँ, ठीक है, उसके बाद में प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है कि भाई किस प्रकार से लोग बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप जो व्यक्ति है वो पलायन कर रहे हैं, वो प्रवास कर रहे हैं, आप प्रवास कर रहे हैं, वो प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। क्या है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या को बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, देखना इसका अर्थ क्या है। पृथ्वी के 10% भाग पर, पृथ्वी के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। हाँ जी दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो 10% भाग है, कितना प्रतिशत भाग? 10% भाग है। इस 10% पर जनसंख्या है वो कितने निवास करती है? वो जनसंख्या निवास करती है 90%। कितने प्रतिशत निवास करती है? 90%। इस पृथ्वी पर 70% भाग पर तो जल है। कितने प्रतिशत पर? 70% पर तो है पानी। क्या है दोस्तों? पानी है। और बाकी जो 30% बचता है उस 30% पर है, वहां पर क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है। अब जो व्यक्ति जनसंख्या निवास करती है वो बेसिक सी बात है, वो कहाँ निवास करती है? स्थल पर निवास करती है, ना कि पानी में निवास करती है। जो स्थल का अर्थ होगा भूमि, धरती, स्थल, जमीन, है ना। तो उस जमीन पर निवास करते हुए वो जगह कितनी है? वो केवल 30% ही है दोस्तों। कितनी प्रतिशत है? केवल और केवल 30% है। उस 30% के ऊपर जो जनसंख्या है ना, वो केवल 10% पर ही निवास करती है। कितने प्रतिशत निवास करती है? 10% पर ही निवास करती है। बाकी जो 20% है, बाकी जो बचा 20% पर है ना, वहां पर केवल 10% निवास करती है। देखो, थोड़ा सा समझ लेना चीज को। यहां से देखो, जैसे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के ऊपर 70% है, वहां पर क्या है? पानी है। क्या है दोस्तों? पानी है। ठीक है, जो बाकी बच रहा है 30%, वो क्या है? स्थल है। अब स्थल ये तो है नहीं कि सारा सारा है, स्थल के ऊपर पहाड़ भी होंगे आपके। ठीक है, पहाड़ का मैदान भी है, मैदान के अलावा पर्वत पठार भी है, ये अपने यहाँ पाया जाता है ना। इसी इसी इनमें आपके जंगल भी आ जाएंगे।
जो रहने लायक जगह है, ठीक है, वो कितनी है? 10% है। कितनी जगह है? 10% जगह है। और उस 10% पर है, वहां पर जनसंख्या निवास कितनी करती है? कितनी जनसंख्या निवास कर रही है अपने पृथ्वी पर? वो है 90% जनसंख्या। कितनी प्रतिशत है? 90%। कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? 90% जनसंख्या है, वो अपने स्थल के 30% भाग के 10% पर ही निवास करती है। आई बात समझ में? बाकी जो 20% है, हमने पढ़ा था ना 30% स्थल है, उस 30% स्थल का 10% पर तो 90% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी बची 20%, इस 20% पर केवल 10% ही जनसंख्या निवास करती है। कितने निवास करती है? 10% पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने पृथ्वी के 70% भाग पर तो केवल क्या है? पानी है, जल है, ठीक है, और बाकी बची हुई 30% है। उस 30% के 10% पर तो आपको, मेरे कहने करते हैं, आपको इस 30 को लेना है 100% में, है ना। 30%, 10% भाग पर तो केवल कितनी निवास करती है जनसंख्या? 90%। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 90%। और बाकी बची हुई 20% जो जमीन है, वहां पर कौन कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। और जो ये निवास करने का जो तरीका है इनका, देखो यहाँ पर तो 10% भाग पर भी 90% व्यक्ति है वो निवास कर रहे हैं, और बाकी 20% के ऊपर केवल 10% ही व्यक्ति रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जनसंख्या का वितरण है, क्या है? ये जनसंख्या क्या है? वितरण है। आई बात समझ में? क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसका वितरण है, ठीक है। इस 30% पर 90% व्यक्ति निवास, सॉरी, इसके 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी बची हुई के ऊपर 20 के ऊपर 10%। क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 देश, टॉप कंट्रीज कितनी है? 10। सबसे पहले आती है चीन। ये आंकड़ा है 2011 के अनुसार। किसके अनुसार है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। देखो अपने देश में हर 10 साल से जनगणना होती है ना, लेकिन कोविड की वजह से जो जनगणना 2021 में होनी थी, ठीक है, वो नहीं हो पाई, है ना दोस्तों। समझे मेरी बात को? जो आंकड़े आने थे ना 2011 के बाद 2021 में, जो आंकड़े आने थे वो आंकड़े नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय जनगणना नहीं हो पाई। और ऐसा अभी मानना है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, और 1 नंबर की पोजीशन में अभी क्या है? भारत है। कौन सा देश है? भारत देश है, ठीक है। और जो चीन है वो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। लेकिन आपको अभी तक इसके मान्यता प्राप्त वाले जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, अभी अपने 2011 के अनुसार ही चलना है। तो इसलिए क्या होगा? वो आएगा आपके भारत और चीन। क्लियर है यहाँ से? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पर आता है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 4 नंबर पर आती है आपकी इंडोनेशिया, 5 पर पाकिस्तान, 6 पर ब्राजील, 7 पर नाइजीरिया। क्या है यहाँ पर? नाइजीरिया भी। क्या है? नाइजीरिया, ठीक है। 8 पर बांग्लादेश, 9 पर रूस, और 10 पर मैक्सिको। ठीक है। अब इसको हम मैप के अनुसार पढ़ेंगे। मैप पर ये सब कहां पर आते हैं? ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये चीन, ये है 1 नंबर, आ गया, ये आ गया आपके 1 नंबर। इसके जस्ट नीचे भारत 2 नंबर पर, तो ये आ गया आपके, ये 2 नंबर पर भारत, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां आ जाइए, ये रहा 3 नंबर,
4 नंबर कौन सा है? इंडोनेशिया। ये रहा, ये वाला इलाका है, ये कौन सा है? इंडोनेशिया। तो ये आ जाएगा आपके 4 नंबर। 5 नंबर पर कौन सा है? पाकिस्तान। इसके जस्ट बगल में ये रहा आपके पाकिस्तान। 6 नंबर पर कौन सा है? ब्राजील। ये रहा आपके 6 नंबर का ब्राजील। 7 नंबर पर है नाइजीरिया। ये रहा 7 नंबर। 8 पर बांग्लादेश, तो ये जस्ट इसके नीचे 8 नंबर। 9 पर रूस, ये इधर आ जाइए, ये 9 नंबर। 10 पर मेक्सिको, तो इधर ये मेक्सिको, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि जो एशिया महाद्वीप वाला इलाका है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है, और इस वाले इलाका में बहुत कम जनसंख्या निवास कर रही है ना। और हमारा जो टॉपिक है वो यही है अगला, जो हमने शुरुआत में देखी थी इसकी, कि महाद्वीपों का घनत्व। क्या देखा था हमने? महाद्वीपों का घनत्व, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक। किसको? जनसंख्या वितरण को। किसको प्रभावित करने वाले कारक? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है? इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, नंबर 1 वो है भौगोलिक कारक। कौन सा है? भौगोलिक कारक। इसमें पहला नाम आता है स्थलाकृतिक। स्थलाकृतिक का अर्थ क्या होता है? किसी भी जगह की आकृति, किसी जगह की आकृति वो क्या कहलाती है? स्थलाकृति। क्या कहलाती है? स्थलाकृतिक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो आती है जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? 30 वर्ष से अधिक एक समान वायुमंडलीय स्थिति, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जलवायु। ठीक है, अभी इसके बारे में हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है ना। उसके बाद में आता है जल। जल तो समझ रहे हो, पानी। मृदा। मृदा में आपके जैसे उपजाऊ आ जाती है ना, बंजर आ जाती है। इस प्रकार की मृदा होगी तो किस प्रकार से वो जनसंख्या को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद देते हम खनिज, है ना। जैसे आपके लोहे इसका गया, तांबा, ये सब जो भी चीज आती है वो खनिज में आती है। नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता है शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण। अर्थात क्या? अर्थात ये कि लोगों का गांवों के बजाय शहरों की तरफ ज्यादा रुख हो जाना या शहरों की तरफ चला जाना, वो क्या कहलाता है? शहरीकरण या नगरीकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिक का अर्थ होता है विकास। क्या होता है? विकास। इसका संबंध किससे है? विकास से है। ठीक है। धर्म आप जानते ही हो, भाषा, राजनीतिक शांति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आओ पहले चर्चा इसके बारे में करते हैं। अपना पहला कारक है वो है भौगोलिक कारक। कौन सा कारक है? भौगोलिक कारक, है ना। आपको मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूं, उस चित्र में आपको बताना है। देखो ये जो वाला भाग है, यह है पहाड़। क्या है?
पहाड़। क्या है दोस्तों? ये है पहाड़। ठीक है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इस नदी के साथ में, ये वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, ये जो वाला भाग है ये क्या है? ये है मैदान। क्या है? मैदान। ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है यह है पठार। अब आप इसका खुद आंसर देंगे, आप बताओगे ये कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करेगी? मैदान में निवास करेगी, पहाड़ के ऊपर निवास करेगी, या पठार? पठार का अर्थ होता है पथरीला। क्या होता है? पथरीला, जहां पर मिट्टी नहीं होगी, केवल क्या होंगे? पत्थर होंगे, है ना। पहाड़ आप जानते हो जो ऊंचाई पर होते हैं, जैसे देखो यहाँ बना हुआ ये पहाड़ी तो है ना। तो ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करेगी? मैदान के ऊपर। कहां निवास करेगी? मैदान के ऊपर। तो यहां जनसंख्या निवास करेगी तो सर्वाधिक भीड़ कहां होगी? जनसंख्या क्या रहेगी? मैदान के ऊपर। यहाँ पर इस इलाके में मैदान जनसंख्या निवास करेगी, बजाय पठार के और बजाय पहाड़ के। आई बात समझ में, है ना। तो एक स्थल होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा आपको हम बता दें कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है, जगह की आकृति। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था जलवायु। ये जलवायु क्या होती है? जो जलवायु मैंने बताया था 30 वर्षों से अधिक, 30 वर्षों से अधिक वायुमंडलीय एक समान स्थिति, यानी इसके संदर्भ में बात करते हैं तापमान की। किसकी बात करते हैं? तापमान की। हम बात करते हैं कि आज गर्मी ज्यादा है, हम बात करते हैं आज का मौसम गर्म है, या हम बात करते हैं आज बारिश होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो बारिश हम पढ़ते हैं, हमने हमारे राजस्थान में चलता है, जैसे बोलते हैं मानसून, राजस्थान में क्या पूरे भारत में चलता है, वो कैसे क्या कहते हैं? मानसून। मानसून क्या है? जलवायु है। क्या है? जलवायु है। ये पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है कि मानसून आएगा, मानसून आएगा, मानसून आता है चला जाता है, मानसून आता है हर साल आता है, हर साल चला जाता है। तो वो क्या है? वो जलवायु है। क्या है? जलवायु। अब मैं आप एक बात समझो इस चीज को कि जहां पर वर्षा अधिक होगी, ठीक है, और हर वर्ष वहां पर या हर समय वहां पर आपके नदी आती रहती है या पानी आता रहता है ना, तो वहां पर जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? अधिक निवास करेगी ना। जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे जैसलमेर की मैं बात कर लेता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? जैसलमेर की। तो वहां पर जनसंख्या क्या है? कम निवास करेगी, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जलवायु जहां की अनुकूल होगी, जलवायु अनुकूल होगी, वहां पर जनसंख्या निवास अधिक करेगी। आई बात समझ में, है ना। तो हमारा दूसरा जो है वो जलवायु भी यहां से कंप्लीट होती है। इसका तीसरा भाग आता है, उसका नाम है जल। ठीक है, और जल की उपयोगिता आप सब लोग जानते हैं, जल की कितनी क्या उपयोगिता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं नदी की, तो नदी किस काम आती है? नदी पानी, नदी का जो पानी है वो खेती में भी काम आ जाता है ना, पीने के भी काम आ जाता है, खेती पीने के लिए काम आ जाती है। उसके बाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है, बहुत सारी जो होती है, क्या होती है? जो फैक्ट्रियां होती है, उस फैक्ट्री वो जो फैक्ट्रियां है वो भी कहाँ लगती है? नदी के किनारे, नदी के किनारे। और नदी के किनारे लगने जो फैक्ट्री लगेगी तो अधिक से अधिक क्या होगा? काम होगा, या मैं बोल दूं औद्योगिकरण, या मैं बोल दूं विकास, है ना। ये हम सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री लगेगी तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो औद्योगिकरण या विकास होगा, तो वहां की जनसंख्या भी बढ़ेगी,
वहां की जनसंख्या भी बढ़ेगी। और पानी के मामले में मैं हर बार एग्जांपल देते रहता हूँ, मरुस्थल का या अपने जैसलमेर का। अभी पहले भी दिया था मैंने, अभी देता हूँ वापस। ये जो जैसलमेर है वहां पर पानी की कमी है ना, तो वहां की जनसंख्या क्या है, वो है विरल जनसंख्या है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आपके शहर की बात कर लेता हूँ, जैसे जयपुर है। ठीक है, तो जयपुर है, इस जयपुर में विकास है, क्या है, विकास है, औद्योगिकरण है, और तो वहां की जनसंख्या क्या रहेगी, सघन रहेगी। कैसी जनसंख्या रहेगी, सघन जनसंख्या रहेगी। आई बात समझ में, क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं। इससे अपना जल हो गया। उसके बाद में हमने देखा था मृदा। ठीक है, जो मृदा होती है वो इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी। क्या हो सकता है, मिट्टी होता है। और मिट्टी उपजाऊ होगी, जो मिट्टी उपजाऊ होगी वहां की जो जनसंख्या है वो क्या रहेगी, अधिक रहेगी या सघन रहेगी, अधिक रहेगी या सघन रहेगी। लेकिन जो मिट्टी बंजर रहेगी, जहां बंजर जमीन होगी वहां पर जनसंख्या है वो कम होगी, और कम होगी तो क्या होगी, विरल होगी, कम या विरल होगी। आई बात समझ में? यहां से हम दोनों चीज हम देख सकते हैं, है ना। जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां पर अधिक जनसंख्या होगी। और ये उपजाऊ मिट्टी है, जैसे जलोढ़ की मैं बात कर देता हूँ, जलोढ़ मृदा की मैं बात करता हूँ, है ना, जो अधिक नदी किनारे पाई जाती है, जो अधिक नदी किनारे पाई जाती है, तो वहां पर जनसंख्या क्या रहेगी, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी बह रही है, और इस नदी के यहाँ का जो इलाका रहेगा, नदी के चारों ओर की जो इलाका रहेगा वो क्या रहेगा, सघन इलाका रहेगा। क्या रहेगा, सघन रहेगा। आई बात समझ में? और ये सब कहां पर होगा, ये मैदानी भाग में होगा। कहां पर होगा, ना कि पहाड़ पर होगा, ना ही पठार में होगा, ये कहां पर होगा, मैदानी भाग में होगा। किस भाग में होगा, मैदानी भाग में होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जलवायु पढ़ी, हमने स्थलाकृति पढ़ी, हमने पानी को पढ़ा, और साथ में मृदा को भी पढ़ लिया। तो ये पहला हमारा होगा भौगोलिक कारक। कौन सा होगा, भौगोलिक कारक। ठीक है, इसके बाद में अपना दूसरा रीजन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि दूसरा कारक कौन सा है। हमने देखा है दूसरा आर्थिक। कौन सा कारक है, आर्थिक। और आर्थिक का अर्थ क्या होता है, पैसा या धन। जब पैसा और धन की बात करते हैं तो यहां से तीन चीजें जुड़ जाती है। ठीक है, एक तो खनिज, ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं औद्योगिकी, और तीसरा हम निकाल लेते हैं आपके नगरीकरण या शहरीकरण। नगरीकरण या शहरीकरण, नगरी या शहरीकरण। देखो, जहां खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा पेटी आ गई आपके, लोहा एस्क आ गई आपके, ठीक है, तो इन इलाकों में जनसंख्या रहेगी वो काम करने के लिए, क्या करने के लिए, काम करने के लिए वहां पर है ना जनसंख्या रहेगी वो अधिक रहेगी। और अधिक होने की वजह से लोग प्रवास करेंगे। क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, और प्रवास करने पर जो जहाँ यहाँ की जनसंख्या होगी वो क्या होगी, अधिक रहेगी। क्या रहेगी, जनसंख्या अधिक रहेगी। और अधिक रहेगी तो मैंने बोला अधिक रहती है तो उसको बोलते हैं सघन जनसंख्या। क्या बोलते हैं, सघन जनसंख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, सघन जनसंख्या। ठीक है, जहां खनिज होंगे वहां पर क्या रहेगी, फैक्ट्रियां भी रहेगी। क्या रहेगी, फैक्ट्रियां भी रहेगी। और उस क्षेत्र के क्या होगा, उस क्षेत्र का होगा विकास। क्या होगा, विकास होगा। तो विकास होगा तो एक ना कहीं ये मैं मान सकता हूं कि जहां जिस क्षेत्र में विकास होगा वहां की जनसंख्या क्या रहेगी, वहां की जनसंख्या
सघन रहेगी। क्या रहेगी? सघन रहेगी। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में शहरीकरण या नगरीकरण, आपके क्वेश्चन यहां से ऐसा आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लोग या जनसंख्या, लोग या जनसंख्या गांव के बजाय शहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? बताओ। जो लोग हैं या जनसंख्या है वो शहरों के बजाय, गांवों के बजाय शहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि शहरों में जो सुविधाएं होती है, शहरों में जो सुविधाएं होते हैं वो सुविधाएं गांवों के बजाय, सुविधाएं होती है वो गांवों के बजाय कहां पर ज्यादा होती है? शहरों में अधिक होती है। ठीक है। और सुविधाएं कैसी? जैसे हॉस्पिटल, है ना। दूसरा हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के अलावा आपके आवागमन, है ना। पैसे की मैं बात कर लेता हूं तो गांवों के बजाय शहरों में ज्यादा पैसे मिलते हैं काम करने के। नौकरी, जिसको बोलते हैं नौकरी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये व्यक्ति को ज्यादा गांव के बजाय शहर की तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर शहरों में ज्यादा आवागमन होगा, ज्यादा सुविधाएं पाई जाएगी तो लोग भी ज्यादा आवागमन करेंगे या लोग ज्यादा जाएंगे वहां पर, या वहां जाकर रहने लग जाएंगे। तो मैं बता सकता हूँ कि शहरों की जनसंख्या वो भी क्या होगी? सघन जनसंख्या होगी। कैसी जनसंख्या होगी? सघन जनसंख्या होगी। और इस सघनता के कारण ही ये जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा दो चीज क्लियर हो गई यहाँ से। एक होगी अपनी भौगोलिक कारक और दूसरा हो गया अपना आर्थिक कारक। और जो तीसरा कारक है वो हम पढ़ते हैं। तीसरा कारक कौन सा? देखो, तीसरा अपना सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखो दोस्तों, यहां से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक और जो है वो क्या है? सांस्कृतिक का अर्थ होता है सीधा सीधा संस्कृति से। किससे अर्थ होता है? संस्कृति से। ठीक है। इसमें हम धर्म को भी पढ़ेंगे, जाति को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो राजनीतिक मुद्दा है, जो राजनीतिक कारक है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एक ही धर्म के लोग वहां एक साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे हिंदू है तो हिंदू का जो समुदाय है वो हिंदू के पास रहना ज्यादा पसंद करता है। मुसलमानों का जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय के पास रहना ज्यादा पसंद करता है। सिख है तो सिख के समुदाय के पास रहना पसंद करते हैं। तो धर्म भी कहीं ना कहीं जनसंख्या की वितरता है या वितरण है उसको प्रभावित करता है। एक जाति के समूह के लोग भी वितरण को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक अशांति, जिस जगह पर दंगे होते रहते हैं, जिस जगह पर दंगे होते हैं या वहां की जो राजनीति है वो सही नहीं है, जहां की राजनीति सही नहीं है, दंगे होते रहते हैं, तो वहां की जनसंख्या वो भी क्या होगी? विरल होगी। क्या होगी? विरल होगी। और यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? सघन होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भी इस वितरण को प्रभावित कर रहा है। इस वितरण को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। आई बात समझ में? तो अपने तीनों टॉपिक याद यहाँ से क्लियर हो गए। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, है ना। तीनों यहाँ से क्लियर हो गए। अगला टॉपिक है इसका हाँ दोस्तों, आपको सारे नोट्स इसके साथ में मिल जाएंगे।
हाँ, अगला है अपना टॉपिक संगठन, कि लोग किस प्रकार ज्यादा एक साथ रहते हैं। संगठन करता है एक साथ रहना या गठित रूप में निवास करना। ठीक है, इसमें हमने देखेंगे कि इसकी वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जन्म दर, उसके बाद में मृत्यु दर। ठीक है, एक सेकंड को ना, अच्छा हाँ, ये घनत्व रह गया ना। हाँ देखो, घनत्व क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व की परिभाषा होती है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो क्या कहलाता है? घनत्व। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर में 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 घनत्व। कितना हो जाएगा? 10। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, माध्यपुर हमने वहां देख लिया था उसके साथ में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वितरण और क्या पढ़ रहे थे हम? संगठन। संगठन का अर्थ क्या होता है कि लोग एक साथ किस प्रकार से निवास करते हैं, एक साथ में या एक रूप में गठित किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर देख रहे हैं कि मृत्यु दर या जन्म दर। ठीक है, तो यहाँ से हम परिभाषा देखेंगे, 2-3 परिभाषा क्या कहिए। एक तो पहले आपके जन्म दर की परिभाषा, जन्म दर की परिभाषा होती है। उसके बाद में आ जाएगी आपके मृत्यु दर की परिभाषा। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मने वाले या जन्म लेने वाले शिशु की संख्या, वो क्या कहलाती है? जन्म दर। कि 1000 व्यक्तियों में कितने नए व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? जन्म दर। ठीक है, और उसी प्रकार से प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो क्या कहलाती है? मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कहलाती है जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है मृत्यु दर। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास कहते हैं जैसे कोई क्षेत्र है, मैं 2 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर सघन है और ये विरल है। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं और जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में आना जाना कर रहे हैं या उसके बोलते हैं कि उत्प्रवास या अप्रवास, इसके बारे में प्रवास हम 2 चीजें पढ़ते हैं, उत्प्रवास या अप्रवास। अप्रवास कैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये शहर है, क्या है? यहाँ पर शहर है और ये गांव है ना? तो यहां से लोग, कहां से? गांव से लोग अगर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं या शहर की तरफ जा रहे हैं,
तो शहर के लिए तो ये हो जाएगी जो संख्या आ रही है, जो संख्या शहर में आ रही है, तो शहर के लिए तो हो जाएगा आप्रवास, क्या हो जाएगा आप्रवास, और यहाँ गांव के लिए हो जाएगा उत्प्रवास। ठीक है, तो शहरों में ज्यादा प्रवास पाया जाता है बजाय गांव के। ठीक है, तो हमने आज ये क्या पढ़ा है, एक बार वापस देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। हमारे 3 टॉपिक थे, वितरण, घनत्व और संगठन। ठीक है दोस्तों, क्या थे हमारे 3 टॉपिक, वितरण, घनत्व और संगठन। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि वितरण किसे कहते हैं, कि लोग किस प्रकार से बसे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वितरण बोलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले हमने देश देखे थे, 10 देशों की मैप के ऊपर देखा था हमने कि किस प्रकार से जनसंख्या निवास कर रही है या किस प्रकार से जनसंख्या वितरण है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा वैसे जो है वो पूरा अंटार्कटिक वो खुला ही पड़ा, लेकिन वहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। उसके बजाय कहां पर निवास करती है, एशिया में निवास करती है। उसके बाद हम देखो प्रभावित करने वाला कारक, इसमें हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था। पहला था अपना भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक के बाद में हमने देखा था आर्थिक, कौन सा देखा था, आर्थिक देखा था, और नंबर 3 पर हमने देखा था वो थे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, इसमें हमने देखा था स्थलाकृतिक, जलवायु, जल और मृदा। किसके बारे में चर्चा की थी हमने, कि स्थल की आकृति हो तो वो जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जलवायु किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है, वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये हमने देखा था। किसमें देखा था हमने, जलवायु में। जैसे आपको मैंने बताया कि जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, जहां पर ज्यादा पानी होगा, ठीक है, वहां पर जनसंख्या निवास कर सकती है। लेकिन जहां पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं या ज्यादा बाढ़ आती है तो वहां पर जनसंख्या निवास नहीं कर पाती है। ठीक है, जहां हर समय बाढ़ का खतरा जहां रहता है वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वो बाढ़ जाती है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, तो वहां पर पुण्य जनसंख्या निवास करने लग जाती है। नदियों, पानी का मैंने देखा था, पानी के ऊपर क्या है कि जो नदियां या नदी बहती है उसके किनारे ज्यादा लोग निवास करते हैं, या यहाँ पर वहां पर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, और वहां पर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ज्यादा जनसंख्या होती है वो नदी किनारे, जहाँ पर मृदा अच्छी होती है वहां पर निवास करती है। उसके बाद में हमने कहा था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक हमने खनिज को पढ़ा था कि किस प्रकार से खनिज होते हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है नगरीकरण या शहरीकरण। लोग गांवों के बजाय शहरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या शहरों की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं होती है वो गांवों के बजाय शहरों में थोड़ी सी अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाती है। हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाती है, आवागमन की सुविधा मिल जाती है, या नौकरी की जो सुविधा या पैसे कमाने की सुविधा वो अच्छे से मिल जाती है। वहां पर काम भी अधिक होता है। दूसरा, नौकरी, शिक्षा का भी स्तर है वो गांवों के बजाय शहरों में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। उसके बाद में औद्योगिकरण हमने पढ़ा था कि विकास है, जहां पर ज्यादा फैक्ट्री होगी वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी। ठीक है, काम के लिए ज्यादा निवास लोग हैं वहां पर आप्रवास करेंगे। ठीक है, गांवों को छोड़कर दूसरे शहर गांव में जाकर काम करने लग जाते हैं, तो वहां की जनसंख्या भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखा था कि धर्म जिस धर्म के ज्यादा लोग होंगे वहां की जनसंख्या, उस धर्म की जनसंख्या वो थोड़ी सी अधिक होगी। ठीक है, भाषा जैसे हिंदी भाषा, हिंदी आ गई आपके, देखो साउथ में जाओगे तो तमिल कन्नड़ भाषा वो आ जाएगी। ठीक है, गुजरात में गुजराती भाषा बोल जाती है। तो जाति के समूह भी, लोग भी समूह के रूप में रहते हैं और वो भी जनसंख्या को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, और राजनीतिक अशांति मैंने बताया कि जहां पर राजनीतिक दंगे होते रहते हैं, जहां पर पत्थरबाजी होती रहती है, गोलियां चलती रहती है, दंगे होते हैं, तो वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। किसके बजाय, दूसरी जो शांतिपूर्वक जगह है उसके बजाय वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।